अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीनियर ऑडिट का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जी ओपनिंग, एवोल्यूशन एंड रिजेक्शन ऑफ बिड्स। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वह है जी ओपनिंग ऑफ बिड्स। नंबर 2 पे है एवोल्यूशन क्राइटेरिया, एवोल्यूशन ऑफ बिड्स, क्लास क्लेरिफिकेशन ऑफ बिड्स, डिस्क्रिमिनेटरी एंड डिफिकल्ट कंडीशन, रिजेक्शन ऑफ बिड्स, रीबिडिंग, अनाउंसमेंट ऑफ एवोल्यूशन रिपोर्ट्स। तो सबसे पहला पॉइंट है जी ओपनिंग ऑफ बिड्स। ये रूल नंबर 28 डील करता है ओपनिंग ऑफ बिड्स के बिड को कैसे ओपन किया जाता है, या बिड की ओपनिंग का टाइम क्या होता है। तो बिड के ओपनिंग का टाइम और बिड के सबमिशन का टाइम जो होता है वो एक ही दिन होता है। जिस दिन बिड के सबमिशन के लास्ट डेडलाइन होती है, मतलब लास्ट डेट होती है, वही दिन बिड का ओपनिंग डे भी कहलाता है। ठीक है, तो बिड को जिस दिन बिड जो है क्लोज डे होता है बिड का, वही दिन उसका ओपनिंग डे भी कहलाता है। यानी कि वो बिड के ओपन और सबमिशन का दिन जो है वो एक ही होना चाहिए। बिड्स जो है वो बिल्कुल उसी टाइम पे ओपन होगी जो कि टाइम ऑलरेडी बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में मेंशन किया गया है या स्पेसिफाइड किया गया है। बिड जो है तकरीबन जो टेंटेटिव डेट या टेंटेटिव शेड्यूल है, टाइम है, जो मैं ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था डॉक्यूमेंट्स में, उससे 30 मिनट के बाद जो है बिड जो है वो ओपन की जाएगी। मिसाल के तौर पर इस तरह के अगर बिडिंग सबमिशन की लास्ट डेट थी 15 मार्च, आप सब कंसिडर कर लें, तो 15 मार्च वो ये बिडिंग की लास्ट डेट है, तो यही डे मैंने 15 मार्च ओपनिंग डे ऑफ बिड भी कहलाएगा। ठीक है, तो अगर बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में इसका टाइम रखा गया 11 AM, ठीक है ना, मैंने 11 बजे का, तो 11:30 जो है ये ओपनिंग ऑफ बिड का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, या बिडिंग को बिड्स को ओपन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये है सबमिशन भी उसी दिन होती हैं और ओपन भी बिड्स उसी दिन होती हैं, लेकिन जो टेंटेटिव टाइम के उसके आधे घंटे के बाद जो है बिड को ओपन किया जाता है। इस टाइम के बाद जो है कोई भी बिड जो है, मैंने 11:30 का टाइम जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस टाइम के बाद कोई भी बिड जो है एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, नहीं जो भी उनके नॉमिनेटेड बंदे हैं उनको भी अंदर आने की इजाज़त नहीं होगी। यह है रूल नंबर 1 ओपनिंग ऑफ बिड्स का। रूल नंबर 2 है कि ओपनिंग ऑफ बिड जो है वो पब्लिकली होगी, उन तमाम नुमाइंदों के सामने जो कि बिड जिन्होंने बिड में पार्टिसिपेशन की है, या सप्लाई या कंट्रैक्ट के जो नॉमिनेट बंदे होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव जिनको हम कहते हैं, उनके सामने बिल्कुल बिड्स को ओपन किया जाएगा और उसी टाइम जो है बिड्स की तमाम जो अमाउंट्स हैं और जो तमाम आइटम्स हैं और उनकी जो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट है वो बिल्कुल लाउडली, मैंने ऊंची आवाज़ में जो है वो उसको रीड किया जाएगा कि इस बिडर ने इस चीज़ की इतनी प्राइस फिक्स की है, इसका रेट ये है, इसका रेट ये है, बिल्कुल वो अनाउंस की जाएगी। तो तमाम बिडर्स के जो है उस पर साइन होंगे, उस एक अटेंडेंस शीट लगाएंगे, उसमें तमाम वो अपने सिग्नेचर करेंगे और तमाम बिड्स जो है, तमाम बिड्स प्रोसेस में जितने भी मिनट्स ऑफ मीटिंग हुए उनको बाकायदा रिकॉर्ड किया जाएगा। तो सबमिशन इसके बाद जो है इस टाइम के बाद जितने भी बंदे आएंगे वो बिडिंग के प्रोसेस में, ओपनिंग ऑफ बिडिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकेंगे। जो भी स्पेसिफाइड टाइम है इसके अलावा जो भी आएगा तब वो उनको इस बिड प्रोसेस, ओपनिंग ऑफ बिड प्रोसेस में शामिल नहीं किया जाएगा। ये रूल नंबर है 2। नेक्स्ट है रूल नंबर 29 एवोल्यूशन क्राइटेरिया। ठीक है, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि बिड को एवोल्यूट करने का जो क्राइटेरिया वो हमेशा प्रोक्योरिंग एजेंसीज जो हैं वो डिसाइड करती हैं या फार्मूलेट करती हैं। तो अब ओपनिंग ऑफ बिड के बाद क्या होता है कि बिड को एवोल्यूट किया जाता है, उसका क्राइटेरिया जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स में मेंशन होता है बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में, उसी के मुताबिक ही बिड को क्या किया जाता है, एवोल्यूट किया जाता है। और ये जो एवोल्यूशन क्राइटेरिया होता है ये भी किसी भी बिडिंग डॉक्यूमेंट्स का क्या होता है, एक इंटीग्रल पार्ट होता है। ठीक है, कि इस समझो कि एक प्रिंसिपल रूल होता है इसके एवोल्यूशन क्राइटेरिया किसी भी बिडिंग डॉक्यूमेंट्स का, अगर एवोल्यूशन क्राइटेरिया मेंशन नहीं होगा या वो अनएम्बिगुअस होगा, ठीक है, उसमें कोई क्लियरिटी नहीं होगी, तो बिडिंग प्रोसेस में वो बड़ा इफेक्ट करता है। मैंने यह हो सकता है कि बिडिंग प्रोसेस को रिजेक्शन का भी सबब बन सकता है। ठीक है, अगर ये क्राइटेरिया बिल्कुल सही होगा, क्लियर होगा, तो ये इससे क्या होगा कि
तो बिडिंग प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ वे से जो है डिसाइड हो सकेगी या तय पा सकेगी। लेकिन अगर एलिवेशन क्राइटेरिया जो है वो अगर जो सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो, सही रिप्रेजेंट नहीं करेगा किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, तो वो मिस प्रोक्योरमेंट का सबब बनेगा। रूल नंबर 30 है हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ बिड्स। रूल नंबर 1 है, उसमें उसका सब पॉइंट ये है कि ऑल बिड्स शैल बी एवोल्यूट इन अकॉर्डिंग विद द एवोल्यूशन क्राइटेरिया एंड अदर टर्म्स set forth in the prescribed bidding documents as same as provided in sub rule 33। तमाम बिड्स को जो है वो बिड एवोल्यूशन क्राइटेरिया के मुताबिक एवोल्यूट किया जाएगा, और कोई भी ऐसी कंडीशन जो है एवोल्यूशन क्राइटेरिया से डेविट होगी तो वो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में वो जो है उस कंडीशन को बिड में शामिल नहीं किया जाएगा या उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। नंबर 2 है हमारे पास फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन ऑफ बिड्स। ठीक है, अगर दो बिड्स का कंपैरिजन हो रहा है और उसको उसमें डिफरेंट किस्म की करेंसीज में जो है वो प्राइस दी गई है आइटम्स की, तो इस सूरत में जो होगा कि तमाम प्राइसेस को जो है जो डिफरेंट करेंसीज में है उनको एक सिंगल करेंसी में कन्वर्ट किया जाएगा, और उसका रेट ऑफ एक्सचेंज जो होगा वो सेलिंग रेट होगा, जो कि भी उस डे ओपनिंग ऑफ डे डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ बिड्स जो होगा उस दिन जो भी रेट चल रहा होगा या जो रेट जो है सेलिंग रेट, ठीक है, सेलिंग रेट इसको आपने याद रखने के सेलिंग रेट जो उस दिन चल रहा होगा या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो उस दिन सेलिंग रेट अनाउंस करेगी या नोटिफाइड करेगी, तो वही करेंसी जो है रेट ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा। ठीक है, वही रेट ऑफ एक्सचेंज जो है उसी करेंसी का रेट ऑफ एक्सचेंज जो भी होगा वो उस आइटम के लिए कंसीडर किया जाएगा। जब हमने कंपैरिजन करना हो बिड्स को कि एक मिसाल के तौर एक है नेशनल बिड और दूसरी इंटरनेशनल, तो दोनों में करेंसी का डिफरेंस आएगा। तो इस सूरत में क्या होगा कि हम प्राइस को जो है एक करेंसी में कन्वर्ट करेंगे और उस करेंसी का जो रेट ऑफ एक्सचेंज होगा वो सेलिंग रेट कहलाएगा। उस दिन की ओपनिंग ऑफ बिड वाले दिन की जो भी सेलिंग रेट होगा जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफाइड किया होगा वो इसका प्राइस उस रेट के मुताबिक उसकी प्राइस सेटल होगी आइटम्स की। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास के बिड वंस ओपन इन अकॉर्डिंग विद प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर शैल बी सब्जेक्ट टू ओनली दोज रूल्स रेगुलेशन एंड पॉलिसीज दैट आर इन फोर्स एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ नोटिस और इन्विटेशन ऑफ बिड। एक बिड जो कि ओपन हो चुकी है उन तमाम रूल और रेगुलेशन के मुताबिक जो कि उस टाइम नोटिफाई किए गए थे, तो वो उन्हीं के मुताबिक ही वो बिड ओपन होगी। ऐसा नहीं है कि अगर एक जो है बिडिंग कॉल की गई थी उस टाइम जो रूल रेगुलेशन है वो कुछ और थे, लेकिन इस पीरियड के दौरान अगर रूल रेगुलेशन चेंज हो जाते हैं तो लेकिन वो ये रूल जो चेंज हुए ये इस बिड जो कि ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। तो इसकी रूलिंग वही होगी जो कि बिड जिस टाइम अनाउंस हुई थी और जब ओपन भी की जाएगी तो उसी ही रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक ही ओपन की जाएगी। रूल नंबर 31 है क्लैरिफिकेशन ऑफ बिड्स। क्लैरिफिकेशन ऑफ बिड्स का मतलब यह है कि कोई भी बिडर है उसको ये इजाज़त नहीं होगी कि वो अपनी बिड्स को चेंज कर ले, लेकिन अगर कहीं प्रोक्योरमेंट एजेंसी को लगता है कि किसी भी आइटम के मुतालिक अगर उसको कोई क्लियरेंस चाहिए तो वो क्लियरेंस कर सकती है इस बेस पे कि वो जो क्लियरेंस है वो किसी भी बिड के सब्सटेंस को चेंज का सबब नहीं बनेगी। यह है रूल नंबर 1 क्लियरिफिकेशन ऑफ बिड्स में। नंबर 2 है हमारे पास कि एनी रिक्वेस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन द बिड मेड बाय प्रोक्योरमेंट एजेंसी शैल इनवेरिएबली बी इन राइटिंग। ठीक है, प्रोक्योरमेंट एजेंसी ने अगर कोई क्लैरिफिकेशन किसी बिडर से कॉल करनी है तो वो राइटिंग में कॉल करेगी। इसी तरह जो बिडर है वो भी इसका जो इस रिक्वेस्ट का जो भी रिस्पॉन्स देगा वो भी राइटिंग में ही होना चाहिए। रूल नंबर 32 है डिस्क्रिमिनेटरी एंड डिफिकल्ट कंडीशन। इस रूल के मुताबिक यह है कि प्रोक्योरमेंट एजेंसी जो है कोई भी प्रोक्योरमेंट एजेंसी है उसने कोई ऐसी कंडीशंस नहीं रखनी या ऐसी कंडीशन नहीं रखनी जो कि फुलफिल ना हो सकती हो, या ऐसी कंडीशन नहीं रखेंगे जो कि एक बिडर को दूसरे बिडर से डिस्क्रिमिनेट कर दे। ठीक है, या दो बिडर्स के दरमियान में डिस्क्रिमिनेट
पैदा कर दे, तो ऐसी कंडीशन कोई भी प्रोक्योरिंग एजेंसी नहीं रखेगी। लेकिन अगर उसने एक कंडीशन रख दी गई है जो कि मीट नहीं हो सकती, तो इस सूरत में क्या होगा कि वो उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस ऑलरेडी चल रही होगी, तो उस प्रैक्टिस को फिर अप्लाई किया जाएगा रिलेटेड टू एक पर्टिकुलर ट्रेड समझोगे, जिस तरह मैन्युफैक्चर का हो गया, कंस्ट्रक्शन का, बिजनेस का, सर्विस का, उसके मतलब जो भी प्रैक्टिस चल रही होगी वो फिर कंडीशन या वो जो रूल होगा वो उस प्रैक्टिस के मुताबिक फॉलो किया जाएगा, या उस प्रैक्टिस को उस प्रैक्टिस को एक्सेप्ट किया जाएगा ड्यूरिंग बिडिंग प्रोसेस में। नेक्स्ट है रूल नंबर 33, रिजेक्शन ऑफ बिड्स। रिजेक्शन ऑफ बिड्स में पॉइंट नंबर 1 है कि प्रोक्योरिंग एजेंसी की ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी बिड को या प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से पहले जो है वो उसको रिजेक्ट कर सकती है। किसी भी बिड्स को या प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से पहले एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। ठीक है, रिजेक्ट कर सकती है किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से पहले। लेकिन ये जो प्रोक्योरिंग एजेंसी ने अगर किसी बिड को रिजेक्ट कर दिया, तो इसके बाद इसकी क्लैरिफिकेशन या इसके रिजेक्शन की रीज़न जो है, अगर कोई कॉल करता है मैंने तो उस सूरत में उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी प्रोक्योरिंग एजेंसी से। प्रोक्योरिंग एजेंसी को रिक्वेस्ट करने के बाद प्रोक्योरिंग एजेंसी जो है उस रिजेक्शन की रीज़न बताएगी या उसके ग्राउंड बताएगी। लेकिन ये जो भी जस्टिफिकेशन है उसके ग्राउंड्स को वो जस्टिफाई नहीं करेगी कि हम जस्टिफाई करते हैं कि प्रोक्योरिंग एजेंसी ये नहीं करेगी कि वो उन ग्राउंड्स को बाकायदा जस्टिफाई करेगी कि ये पॉइंट इस वजह से हो गया, ये इस वजह, मतलब उसके लिए जस्टिफाई की कंडीशन नहीं है। रूल नंबर 2 है पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास, द प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल इनकर नो लायबिलिटी सोलिड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स इन्वोकिंग सब रूल 1 टुवर्ड्स सप्लाई द कॉन्ट्रैक्टर हु हैव सबमिटेड बिड और प्रपोजल। ठीक है, कि ये है कि प्रोक्योरिंग एजेंसी ने अगर बिड को रिजेक्ट कर दिया है, तो इस सूरत में प्रोक्योरिंग एजेंसी को कोई भी लॉस जो है वो या कोई भी सफरिंग जो है वो इसको प्रोक्योरिंग एजेंसी किसी भी किस्म के लॉस या किसी भी किस्म का पेमेंट रीपे ऑफ पेमेंट जो है वो जो है नहीं करेगी। ठीक है, मतलब उससे सफ़र नहीं होगी। ये ना कि उन्होंने जो ये बिडर जो है कल क्लेम करने लगे कि हमारी इतनी अमाउंट है वो भी आप वापस करें या इतना आप पे जुर्माना आयद होता है, तो इस सूरत में प्रोक्योरिंग एजेंसी जो है किसी भी किस्म की लायबिलिटी को नहीं पे करती। ठीक है, या वो किसी भी लायबिलिटी का में सफ़र नहीं होती। रिजेक्शन, रूल नंबर 33 है रिजेक्शन ऑफ बिड्स। पॉइंट 3 है नोटिस ऑफ द रिजेक्शन ऑफ ऑल बिड्स और प्रपोजल शैल बी गिवन प्रॉपर्ली टू सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर दैट सबमिट बिड और प्रपोजल। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 ये है कि रिजेक्शन का जो नोटिफिकेशन है या प्रपोजल को रिजेक्शन का नोटिस है वो तमाम सप्लायर कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो बिल्कुल ही जल्द ही दिया जाएगा। ये ना कि रिजेक्शन जो है आज हुई और 15 दिन के बाद अब उसको नोटिफाई करेंगे अब आपको रिजेक्ट कर दिया गया, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होगी। रूल नंबर 34 है रीबिडिंग। जब प्रोक्योरिंग एजेंसी ने किसी बिड को कोई भी बिड है उसको अगर रिजेक्ट कर दिया, इसके बाद उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो रीबिडिंग कॉल कर सकती है। लेकिन रीबिडिंग कॉल करने से पहले जो है प्रोक्योरिंग एजेंसी बाकायदा जो है तमाम रिजेक्शन की रीज़न को जो है वो क्लैरिफाई करेगी कि ये इन रीज़न की वजह से जो है बिड जो थी रिजेक्ट हुई थी, अब ये तमाम जो है प्रोसेस अब हमने फर्दर फॉलो नहीं करना। तो इसका मतलब क्या है कि रीबिडिंग कॉल करने से पहले रिजेक्शन पॉइंट्स पे जो हैं वो रिजेक्शन पॉइंट्स को पे लाजमी गौर किया जाता है या उनकी रीज़न दी जाती हैं कि किस वजह से ये बिड को रिजेक्ट कर दिया गया था। पॉइंट नंबर 2 है कि प्रोक्योरिंग एजेंसी रीबिडिंग कॉल करने से पहले वो तमाम रीज़न ठीक है स्पेसिफाई करेगी और कि ये असेस करेगी। ठीक है, असेस का मतलब कि उसको एग्जामाइन करेगी या उसका अप्रेजल लेगी, अप्रेजल करेगी, एस्टीमेट जिसको हम कहते हैं कि इसके बाद
वो अगर उस बिड जो ऑलरेडी अनाउंस हुई थी उसमें अगर वो प्रोक्योरमेंट एजेंसी जो है उसकी स्पेसिफिकेशंस में या उसके एवोल्यूशन क्राइटेरिया में या जो दूसरी कंडीशन उसको अच्छी लगती है वो जो है उस अब रीबिडिंग के प्रोसेस में उस कंडीशन को उस एवोल्यूशन क्राइटेरिया को तब्दील भी कर सकती है। रूल नंबर 35 है अनाउंसमेंट ऑफ एवोल्यूशन रिपोर्ट्स। ठीक है कि प्रोक्योरमेंट एजेंसी ने जो है बिड एवोल्यूशन करने के बाद अगर किसी बिड को एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया है तो वो इसका रिजल्ट जो है एक रिपोर्ट की फॉर्म में अनाउंस करेगी और जस्टिफिकेशन भी देगी और एक्सेप्टेंस के भी और रिजेक्शन के लिए भी तकरीबन 10 दिन पहले किसी भी एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने से पहले के वो बिल्कुल जो रिपोर्ट उसने एक रिजल्ट अनाउंस करेगी रिपोर्ट की शक्ल में, उसमें बाकायदा वो प्रोक्योरमेंट एजेंसी जस्टिफिकेशन देगी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की तकरीबन 10 दिन पहले किसी भी एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करना, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या सप्लायर को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने से पहले। तो दिस इज एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज।